प्यारे बच्चों, कैसे हो? इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछला वीडियो हमने बनाया था इंग्लिश में केवल पास होने का फॉर्मूला क्या है। क्लास कोई भी हो, यदि आप इंग्लिश में पास होना चाहते हो तो वो वीडियो जाके देख सकते हो। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो होशियार भाइयों के लिए, यानी ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश में किसी भी क्लास में मोस्ट ऑफ 10th क्लास 12th क्लास बोर्ड क्लास में इंग्लिश में 90 या फिर 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो कैसे लिखें, क्या सावधानियां बरतें। अच्छा, एक बात मैं शुरू में स्पष्ट कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता कि इस वीडियो को देखकर किसी भी छात्र के 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि बस एक दिन पढ़ें 100 मार्क्स लाएं, कमजोर छात्र भी 100 नंबर ला सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना तो हर स्टूडेंट IAS बन जाता, हर स्टूडेंट डॉक्टर बन जाता। बट ध्यान रखना, ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिनकी क्लास में चर्चा है, मोस्ट ऑफ जिनके टेस्ट में। एग्जाम्पल से समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, माना क्लास में 50 बच्चे हैं और उसमें से लगभग इतनी होते A B C D E F G H I J K L। माना ये 10-12 बच्चे हैं जो क्लास में हमेशा चर्चा में रहते हैं, यानी जब भी क्लास टेस्ट लिए गए, जब भी प्री बोर्ड लिए गए तो इनके मार्क्स लगभग सेम आते हैं, एक दो ऊपर नीचे। इनके बारे में चर्चा है कि ये सभी के सभी 95 प्लस मार्क्स या 100 मार्क्स या 90 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो इनके मार्क्स देखिए कैसे आते हैं। माना A के आए 88, B के आए 93, C के आए 85, D के आए 94, E के आए 98, F के आए 82, G के आए 87, H के आए 94, I के आए 95, J के आए 87, K के आए 82 और L के आए 92। अब देखिए, क्लास में परफॉर्मेंस लगभग सेम था, लेकिन फाइनल रिजल्ट में कितना डिफरेंस आ गया। कुछ एक बच्चे 1 2 3 4 5 और ये 6 बच्चे, मतलब कुल आधे बच्चे ही 90 प्लस गए, बाकी नीचे रह गए। तो फिर एक बात बताइए, जब क्लास में परफॉर्मेंस सेम था, टीचर को भी लगता था कि सबके आ जाएंगे, फिर क्या कसर रह गई? उसी कसर को मिटाने के लिए वीडियो आपके सामने है। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। अरे टिप्स क्या बताऊंगा यार, बहुत साल पढ़ा है, बहुत सारी कॉपियां चेक की है, तो पता है ना कि एग्जामिनर क्या चाहता है, किसको 95 प्लस मार्क्स देता है और किसके में कटौती कर देता है। ध्यान रखना, दो स्टूडेंट सेम नॉलेज है लेकिन लास्ट में मार्किंग में अंतर आ जाता है, और वो अंतर नॉलेज का नहीं होता, बस वो आपके लिखने का तरीका और उसकी कॉपी में ऐसी कुछ खास बातें होती हैं जो औरों में नहीं होती। और निष्कर्ष बताऊं, वो एग्जामिनर को थोड़ा रिलैक्स देता है। एग्जामिनर को उसकी कॉपी को चेक करते हुए थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, थोड़ा अच्छा फील होता है, और जो थोड़ा सा अच्छा फील हो जाता है ना, वही उसको कुछ अतिरिक्त मार्क्स दिलवा देता है। अब वो उसको अच्छा फील कैसे होगा, यही आपको इसमें बताया जाएगा। मतलब कुछ 5-6 पॉइंट में आपको सारी बात बता दूंगा कि आप 90, अगर आप इंटेलिजेंट है तो, अगर आप यहां तक इस ग्रुप में है तो ला सकते हैं। और एक बात बताऊं, 90 या 95 प्लस मार्क्स की चर्चा भी, मतलब चिंता भी वही स्टूडेंट करते हैं जो उसके लिए तैयारी करते हैं, उतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो शुरू करते हैं। कुल 5-6 पॉइंट में आपको बताऊंगा कि आप कैसे ला सकते हैं, अगर आपके अंदर दम है, उतनी आपने मेहनत की है तो। ठीक है, तो वीडियो में एक पॉइंट को ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बिंदु को ध्यान से समझना, पता नहीं किस बात में आपको चाबी मिल जाए जहां से आप 95 प्लस क्लब में पहुंच जाएं। हमारा पहला बिंदु होगा कि पेपर के क्वेश्चंस का सीरियल क्या रखें, यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से करें, या अपनी मन की मर्जी के अनुसार जो सबसे अच्छा आता है उसको पहले करें, जो कम आता है उसको बाद में करें। तो देखिए, यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, आपको सीरियल वही रखना चाहिए जो क्वेश्चन पेपर में आया, यानी 1 2 3 4 5 इसी क्रम से करें। और यदि आप बिगाड़ना भी चाहें ना, तो बस एक छूट मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि वो आपके फायदे के लिए है। आप अगर करना चाहें, क्वेश्चन पेपर को पढ़ के देख लेना, अगर उसमें आप ग्रामर में फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हो, ग्रामर पार्ट में, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में ग्रामर सेक्शन होता है, तो पढ़ के देख लेना। यदि आपको लग रहा है कि आप फुल मार्क्स ला रहे हो तो आप ग्रामर सेक्शन को पहले कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अक्सर पहले भी एक आध वीडियो में बता दिया होगा कि 95 प्लस मार्क्स लाने का इंग्लिश में एक ही फॉर्मूला है कि आप 2 सेक्शन में, देखिए इंग्लिश के पेपर में 4 सेक्शन होते हैं, ग्रामर सेक्शन होता है, कंपोजिशन पार्ट होता है, अनसीन पैसेज होता है और बुक के क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो ध्यान रखना, आपके जो 95 प्लस मार्क्स आते हैं ना, वो ग्रामर और बुक
ये दोनों चीज़ें आपकी बेहतर होती हैं, बहुत बेहतर होती हैं। और ध्यान रखना, कोई भी एग्जामिनर, कोई भी टीचर इन दो के आधार पर ही किसी स्टूडेंट को इंटेलिजेंट मानता है, वरना कंपोजिशन यानी लेटर एप्लीकेशन रिपोर्ट वगैरह सब बच्चे करते हैं, अनसीन पैसेज में से आंसर सभी निकाल लेते हैं, बट जो इंटेलिजेंट है ना वो इन दो में बहुत बेहतर होता है। तो ध्यान रखना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ग्रामर सेक्शन यदि आप फुल स्कोर ले रहे हो तो ग्रामर सेक्शन को पहले कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे जो एग्जामिनर है ना वो आपके प्रति बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। फिर वो आगे हो सकता है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो और आपने अच्छा लिखा है तो आगे आपको फुल मार्किंग कर सकता है, मतलब बिना पढ़े भी नंबर दे सकता है। तो ध्यान रखना, अगर आप ग्रामर में फुल ला रहे हो तो पहले इसको कर सकते हो, वरना आप तो क्रम यही रहने दें। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक मनोविज्ञान है। ध्यान रखना, कॉपी चेक करना, देखिए पढ़ाना चीज़ अलग है, कॉपी चेक करना चीज़ अलग है। टीचर पढ़ाना पसंद कर सकते हैं बट टीचर कॉपी चेक करना कभी पसंद नहीं करते। वास्तव में मैंने की है ना, बोरिंग काम है, बहुत बोरिंग काम है। अब काम तो वैसे ही बोरिंग है और आप उसको और उलझा रहे हो। आप ऐसे कर रहे हो, ये 5वां है, उसके बाद 7वां है, उसके बाद 11 है, उसके बाद फर्स्ट। अब ये माना 2 नंबर का है, ये 4 का है, 1 का, ये 3 का है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो इरिटेट हो रहा है, वो परेशान तो पहले ही है और आप उसको और परेशान कर रहे हो। और फिर बहुत से बच्चे तो पता क्या है, पहला फिर 3 का शेष यहाँ आ गया, ऐसे 3 का शेष यहाँ लिख दिया, उसकी मार्किंग वहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। ध्यान रखना, उसको सरलता दो, उसको रिलैक्स दो। आप उसको जितना रिलैक्स दोगे ना वो आपको उतने ही मन से नंबर देगा। उसको जितना परेशान करोगे, ओवर स्मार्ट मत बनो, ठीक है। तो काफ़ी बात कर दी मैंने, आप समझ गए होंगे कि आप क्रम से ही रखें, क्योंकि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं ना वो क्रम से ही पेपर सॉल्व करते हैं। और यदि करना चाहे तो ग्रामर सेक्शन को, सिर्फ ग्रामर सेक्शन को पहले कर सकते हैं, उसके बाद उसी क्रम पे आ जाइए जिस क्रम में आपका पेपर है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत काम की बात है, ग्रामर सेक्शन पहले कर सकते हो। नहीं करना चाहो, पूरे पेपर पे कमांड है तो बिल्कुल अनसीन पैसेज ही होता है फर्स्ट में, वहीं से शुरुआत करो, ठीक है। अगला पॉइंट है वर्ड लिमिट, आंसर्स की वर्ड लिमिट कितनी रखें। लेकिन ये बताने से पहले पिछला सीरियल वाला था ना, उसमें एक बात मुझे अब याद आई। देखिए मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवर स्मार्ट होते ही हैं, टीचर कितना भी ज्ञान दे दे करते मन की हैं। अगर उनको फिर भी माना कि उनको अस्त व्यस्त करना पड़ा, यानी क्रम नहीं रखना है, तो ऐसा करना भाइयों, एक बात तो मान लेना कि चेंज करें तो पूरा सेक्शन ही चेंज करना। जैसे सेक्शन बी पहले किया है तो बी सेक्शन को करने के बाद ही फिर आप डी सेक्शन करना, ठीक है। मतलब पूरा सेक्शन, ऐसा मत करना कि बी का 7वां ले लिया और इसमें से 6ठा ले लिया, मतलब उनको मिक्स मत करना। कम से कम इतना तो कर सकते हो। ध्यान रखना, वीक स्टूडेंट है ना, उनका कोई क्रम होता ही नहीं है, वो तो बस तांडव करते हैं कॉपी में, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ पास होना है। और पास होने के लिए वो क्या करते हैं पता है, वो टीचर की सलाह नहीं मानते, वो ओवर स्मार्ट बनते हैं, वो चालाक बनने की कोशिश करते हैं। ये बात तो सबके लिए है, कॉपी में जो जितना ज़्यादा चालाक बनेगा वो उतनी ऐसी तैसी करवाएगा, इस बात का पक्का ध्यान रखना। और जो शरीफ रहेगा, ईमानदार रहेगा, वो ज़्यादा मार्क्स लाएगा, ठीक है। तो आप चेंज भी करें तो पूरा सेक्शन ही चेंज कर देना, ठीक है। अच्छा, अब वर्ड लिमिट की बात करें, ये कितनी रखें। तो देखिए वर्ड लिमिट की बात अगर मैं आपको साफ साफ बताऊं ना, तो वर्ड लिमिट वो चक्कर है, वो बात है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स 90 क्लब में जा सकते थे बट बेचारे 80 क्लब में रह गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। ओवर स्मार्ट कैसे बनते हैं? वो टीचर को खुश करने के लिए दमादम लिखते हैं। मतलब पूछा है, देखिए मैं आपको बताऊं क्या करना है। माना कि कोई आंसर है वो 20 to 30 वर्ड्स में देना है, तो ध्यान रखना कि आप 20 to 30 वर्ड्स के इर्द गिर्द ही बने रहें। अब देखिए बहुत सारे बच्चे तो तोलते हैं कि यार 31 हो गया तो क्या होगा, कोई भूकंप नहीं आएगा, 40 तक जा सकते हैं, वो तो एक आंसर देखा जाता है। और 20 से नीचे रह गए तो भी कुछ नहीं होगा। आपको एक बहुत शानदार बात बता रहा हूं, देखिए माना उसने पूछा, एक क्वेश्चन आया जैसे हाउ मैनी, इस एग्जाम्पल को देख करके आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन आया पेपर में, हाउ मैनी टाइगर्स डिड द टाइगर किंग किल, ठीक है। इसका मतलब है बाघ राजा ने कितने बाघ मारे थे, ठीक है। इसकी वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स, ठीक है। ये 20 से 30 शब्दों में आंसर देना है। अब देखिए इसका आंसर है कि टाइगर किंग ने अपने लाइफ टाइम में 99 टाइगर्स मारे थे। एक लास्ट वाला था ना, वो तो उसने निशाना लगाया था, निशाना चूक गया था, उसके गार्ड ने मारा था, बाकी उसने तो 99 मारे थे। तो आपको आंसर देना है द टाइगर किंग किल्ड 99 टाइगर्स, बस। तो बाघ राजा ने 99 बाघ मारे थे। अब देखिए यहाँ पे है
20 से 30 वर्ड और आपका आंसर क्या है 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 वर्ड ही हुए। बट ध्यान रखना उसने जो पूछा वो आपने बता दिया कि बाघ राजा ने 99 बाघ मारे थे। अब ये माना कि 2 मार्क्स का है, तो ध्यान रखना इसमें 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, इस चीज़ को मत देखो। अब यहाँ पे मैंने बताया ना कि बहुत काम का एग्जांपल बताऊंगा, बहुत सारे 90 क्लब में से 80 क्लब में क्यों आ गए, वो इसलिए आ गए कि वो ओवर स्मार्ट बन गए, वो बिल्कुल ही आज्ञा पालक छात्र है। कैसे 20 से 30 शब्द गिना, अरे तो 7 ही हुए। अब यहाँ पे कारण लिखेंगे कि वो 99 भी क्यों मारे थे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट की थी, भविष्यवाणी की थी कि जो टाइगर किंग है वो एक टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। इसका आंसर और दे दिया जो बहुत गलत है। अच्छा मैं मना क्यों कर रहा हूं कि मत लिखो, इतना ही लिखो। इसके पीछे लॉजिक ये है, शुरू में बता दिया कि कॉपी चेक करना एक बोरिंग काम है, ठीक है। वो कॉपी चेक करने से इरिटेट है, मतलब बार बार उन चीज़ों को पढ़ रहा है, तो अब उससे ज़्यादा लिख रहे हो, उसको तो पढ़ने में वैसे ही जोर पड़ रहा है और तुम और ज्ञान दे रहे हो उसको और बढ़ा बढ़ा के लिख रहे हो। जब तुम बढ़ा के लिखते हो ना तो वो तुरंत समझ जाता है कि बच्चा सोच रहा है कि मैं ज़्यादा लिख के जाऊँगा ना तो मैं इसको ज़्यादा मार्क्स दूंगा, वो कतई नहीं देता है, ठीक है। अब इसमें देखिए होता क्या है, आंसर तो इसमें आ गया और आपने 20 से 30 वर्ड को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त और इसमें लिख दिया, ठीक है, वो भी सही लिखा, रिलेटेड या लिख दिया आपने। आपको मार्क्स तो अब भी 2 ही देगा, बट कहीं ना कहीं उसका माइंड हल्का सा खराब तो हो चुका है। आपने उसको हल्का सा इरिटेट तो कर दिया है, थोड़ा सा इरिटेट इसमें किया, मतलब चिड़चिड़ा इसमें कर दिया, थोड़ा सा और आगे जाकर करोगे, थोड़ा सा और आगे जाकर करोगे, करते करते वो आपके 8-10 नंबर उड़ा देगा और आप लो आ गए 90 से नीचे। ये होता है, मैं कह रहा हूं जितना पूछा जो पूछा वही लिखो, अनावश्यक मत लिखो। इसके अलावा माना आप लेटर लिख रहे हो, लेटर आपको लिखना है 100 वर्ड्स में, ठीक है, तो 100 का मतलब है कि इसमें थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, 120 तक जा सकता है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत मतलब एक से 1.5 पन्ने में, एक पन्ने में तो लगभग आ ही जाता है वो पैटर्न सहित, फॉर्मेट सहित, है ना, 4-5 लाइन रहने दो। बट ऐसा नहीं है कि यार ये तो 7 नंबर का है 2 पन्ने भर के आता हूँ, भैया मत भरो। क्यों, मैं कह रहा हूं उसको कॉपी चेक करने से झल्लाहट है। तुम ज्यादा लिख रहे हो, उसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता, वो सिर्फ आपका आंसर पढ़ना चाहता है, तो उसे शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दो। यानी वर्ड लिमिट का विशेष ध्यान रखना कि वर्ड लिमिट जो भी है आपकी उसके इर्द गिर्द बने रहो, बहुत ऊपर मत जाओ, बहुत नीचे मत जाओ, लेकिन जिसमें नीचे जाना पड़ जाए। जैसे ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ ये बता दिया कि कितने बाघ मारे, 99 मारे, बात खत्म हुई। उसने जो पूछा आपने बता दिया, वर्ड लिमिट नीचे रह गई, कोई खास बात नहीं है। हर एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा नहीं कि जिसमें इतना ही लिखना पड़े, एक आधी तो होते हैं, तो एक आध में कम लिख दो। अरे कहने का मतलब है आपको आंसर देके आने, वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए उसको परेशान नहीं करना, जितना पूछा उतना लिखना है, अनावश्यक नहीं लिखना और कम भी नहीं लिखना है। इसलिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट को वर्ड लिमिट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए इन आंसर्स को भी कैसा लिखें, हल्की सी चर्चा कर दूंगा लास्ट में। बाकी ध्यान रखना आपकी जो तैयारी है ना वो जितनी होनी है हो चुकी, आपको सब याद है। बस आप इन 2-4 बातों का ध्यान रख के 8-10 मार्क्स तो बढ़ा सकते हो, मैं पक्का यकीन के साथ बता रहा हूं। आपको एक एग्जामिनर को खुश रखना है, उसको रिलैक्स देना है, उसको परेशान नहीं करना है। तो और तीसरा बिंदु होगा मेरा ओवर स्मार्ट ना बने, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। और अगला बिंदु है ओवर स्मार्ट ना बने। ध्यान रखना जैसे तुम ओवर स्मार्ट बनते हो, एक टीचर सबसे ज्यादा हेट करता है ओवर स्मार्ट बनने से। अभी ओवर स्मार्ट क्या होता है आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल दूं, आपकी क्लास में कुछ एक बच्चे ऐसे जरूर होते हैं जो हमेशा टीचर के सामने शो ऑफ करते हैं, मतलब दिखावा करते हैं, ज्यादा बनते हैं, बार बार उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, या हर आंसर मतलब कुछ ना कुछ वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं, और यही आदत उनकी कॉपी में भी दिखती है, वो ओवर स्मार्ट बनते हैं। पता है क्या करेंगे, जैसे माना ग्रामर पार्ट ही है। अब ग्रामर पार्ट में क्या हुआ, जैसे कि कोई क्वेश्चन है वो पैसिव वॉइस का है। अब पैसिव का क्वेश्चन आया, ये एक्टिव वॉइस आती है, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो इतनी मेहनत करते हैं कि पहले उस क्वेश्चन को भी लिखेंगे फिर आंसर भी लिखेंगे, और हर एक पेपर में मतलब पेपर के हर क्वेश्चन में ऐसा ही करते हैं, क्वेश्चन को लिखेंगे आंसर लिखेंगे। अतिरिक्त मेहनत करते हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, यानी खुश कर रहे हैं। देखो मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, मैं आंसर भी लिख रहा हूँ, टीचर कितना खुश होगा, कितना आज्ञाकारी बालक है, कितना डिसिप्लिन छात्र है जो क्वेश्चन आंसर दोनों कर रहा है। अरे भैया मत लिखो, मैंने क्या कहा, वो अधिक चेक नहीं करना चाहता, मतलब वो कॉपी चेक करने से परेशान है, वो तो आंसर ही चेक करने से परेशान है। आप क्वेश्चन और टांग रहे हो, मत टांगो, उसको खूब पता है कि नंबर 9 पे क्वेश्चन क्या था, आपको सिर्फ आंसर लिखना है, ये चीज़ नहीं करनी है। दूसरी बात पता है क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन शुरू कर दिया, मतलब आंसर देना शुरू कर दिया, 3-4 लाइन लिख दी, उसके बाद पता नहीं दिमाग ने क्या कहा, भाई ओवर स्मार्ट तो बनना ही है ना कि यार इसमें नंबर शायद कम आएंगे, काटा, फिर दूसरा शुरू किया,
कहने का मतलब ये ओवर स्मार्टनेस है। इसके अलावा पता है क्या करते हैं, इसके अलावा कहीं से भी जुगाड़ करके उसे खूब पता है कि भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ज़्यादातर बच्चों ने वही किया है। अब वो बनेगा ओवर स्मार्ट, वो क्या करेगा, मैं ये आंसर नहीं लिखूंगा, वो किसी ऐसी गाइड में से याद करेगा जिसको बहुत कम बच्चे लिखेंगे। वो पता है क्या कर रहा है, ओवर स्मार्ट बन रहा है। कैसे, सबसे आगे तेज भाग जाना चाहता है। वो समझता है कि मैं डिफरेंट लिखूंगा तो टीचर छप्पर फाड़ के नंबर देगा। ध्यान रखना, सबसे अलग दिखाने के चक्कर में तुम ऐसी तैसी करवा लोगे। क्यों, क्योंकि जो सबने याद किया है वो परफेक्ट आंसर है, वो इजी आंसर है। और ध्यान रखना, एक एग्जामिनर को ऐसा चाहिए कि पूछा है जो दे दिया भैया नंबर ले ले, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगा। तुमने लगा दिया ज़्यादा दिमाग, आंसर तो उसमें भी है बट कहीं उसको सोचना पड़ा, उसे ऐसा लगा कि यार देखो, एक तो ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे ने मन से लिखा है, कुछ अच्छा डिफरेंट दिया है और वो गागर में सागर है, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट है, तो वहां पे तो खुश हो सकता है। लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्लिष्ट है, थोड़ी टफ है और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार आंसर तो है बट घुमा फिरा के दिया गया है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं फालतू की शब्दों की बाजीगरी दिखाई गई है जिसकी आंसर में कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसा शो ऑफ ना करें। कहने का मतलब है जैसा सब लोग चल रहे हैं ना वैसे ही चल रहे हैं, ज्यादा भी अलग जाने की कोशिश ना करें। अलग जाने के चक्कर में आपकी ऐसी तैसी हो सकती है। तो कहने का मतलब है इस तरह के शो ऑफ ना करें। या फिर देखिए, पूछा है 50 to 60 वर्ड्स में और 100 वर्ड्स लिख रहे हैं, क्यों, एग्जामिनर खुश हो जाएगा ना, मैंने कितना ज्यादा लिखा है। अरे वो खुश नहीं होगा, वो आपके नंबर काट देगा। मतलब एक बात बताऊं, इस भूल में कभी मत रहना कि अगर कोई बच्चा ज्यादा लिखता है, मतलब बहुत बड़ा लिखता है तो ज्यादा नंबर लेता है, कभी नहीं लेता, बल्कि मार्क्स कटवाता है। तो ध्यान रखना, ऐसे ओवर स्मार्ट ना बने, मतलब भीड़ से अलग दिखने की कोशिश ना करें। कुल मिलाकर बात ये है, एक टीचर हमेशा देखिए क्रम से है, हैंडराइटिंग अच्छी है, बीच में गैप छूटा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, आंसर उसके अंदर है और सब कुछ ठीक है तो आपको मार्क्स दे देगा। बट आप उसको मतलब ऐसे मत करना कि देखो मैंने ये अलग कर दिया, मैंने ये अलग कर दिया, मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूं, मैं काट रहा हूं, मैं पीट रहा हूं, मैं दोबारा से लिख रहा हूं, मैं इनके सीरियल को इधर से उधर कर रहा हूं। तो ध्यान रखना, वो आपके मार्क्स काट देगा। तो ध्यान रखना, और स्मार्ट ना बने, ठीक है, सिंपल रहे, सरल रहे, ऑनेस्ट रहे, आराम से पेपर दे दें, आराम से मार्क्स आ जाते हैं। 90+ मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आ जाते हैं, खूब आ जाते हैं, ठीक है, आपके भी आ जाएंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं, और अगला पॉइंट है हैंड राइटिंग अच्छी हो। वैसे आप सोच रहे होंगे कि सर इसका तो सबको पता है कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बट ध्यान रखना, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, इस क्लब में पहुंचने के लिए ये भी एक जरूरी शर्त है, तो इसका मेंशन करना भी जरूरी था। हालांकि मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि किसी बच्चे की क्वालिटी का अच्छी हैंडराइटिंग से कोई मतलब नहीं होता। मतलब अगर उसके अंदर टैलेंट है, क्वालिटी है, तो हैंडराइटिंग भले ही खराब हो चलेगी। पर ध्यान रखना, ये भी एक कटु सत्य है, कड़वा सत्य है कि आज भी इंडिया में 80% टीचर, मतलब मोस्ट ऑफ टीचर एक अच्छी हैंडराइटिंग को एक इंटेलिजेंसी का साइन मानते हैं, संकेत मानते हैं कि बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी है ना तो होशियार है, ऐसा माना जाता है। भाई एक बात बताओ, जब 80% वो मानते हैं तो आपकी कॉपी 80% में से कोई चेक करेगा? तो भाई उसके लिए जरूरी शर्त है कि अगर आपकी खराब हो ना तो सुधार लेना। आपको हैंडराइटिंग को लेकर एक इंटरेस्टिंग और एक सच्चा किस्सा बताता हूँ। अब तो खैर मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन बंद कर दिया, पर कई साल पहले की बात है। 10th क्लास में एक स्टूडेंट था, ठीक है, वैसे वो डल था, वीक था, ना उसे ग्रामर में कुछ आता था, ना बुक्स में कुछ आता था, बट पता नहीं कैसे वो बचपन में, मैंने सुना है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था, इंग्लिश मीडियम में, तो उसकी हैंडराइटिंग बहुत सुपर थी, बहुत सुपर थी। तो मैंने एक प्रयोग किया, मतलब लोग कहते हैं ना कि हैंडराइटिंग से फर्क पड़ता है, तो मैंने उस पर एक प्रयोग आजमाया। मैंने उसको पूरी साल तोते की तरह बस ये रटाया कि तुझे कॉपी भर के आनी है और सबसे पहले अनसीन पैसेज और कंपोजिशन पार्ट करना है, ग्रामर नहीं करनी है। अगर तूने ग्रामर की, क्योंकि डल है, कुछ आता नहीं है, तो तेरे सब रॉन्ग आएंगे, तेरी पोल खुल जाएगी। तो ग्रामर को हो सके तो लास्ट में करना, पहले अनसीन पैसेज वगैरह। और हाँ, उसके दिमाग में कूट कूट के भर दिया कि कुछ भी लिखना गलत सलत, बट कॉपी भर देना। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने एक वीडियो में बता दिया, उसके 88 मार्क्स आए थे, केवल 12 मार्क्स कटे जो किसके थे, ग्रामर के। तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध हो गया कि आज भी हमारे टीचर ये अनुमान लगाते हैं कि अगर हैंडराइटिंग अच्छी है ना, और वैसे उसकी कर्सिव हैंडराइटिंग थी, तो बच्चा इंटेलिजेंट है। तो कहने का मतलब है ये आपने, मैंने साक्षात देखा कि ऐसा भी होता है। तो भैया अगर आपकी खराब हो ना तो इसको सुधार लेना। अच्छा, सुधारना कुछ नहीं है, ये रातों रात नहीं सुधरती, लेकिन ऐसा लिखना कि वो पढ़ ले। और उसके लिए मैंने एक वीडियो में मेंशन भी किया है कि हैंडराइटिंग कैसे सुधारे। जैसे देखिए, आप लिख रहे हो जैसे ये है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक तो शब्दों को बांधना है और उनके बीच में गैप देना। जैसे आपने लिखा रामलाल, ठीक है, उसके बाद में गैप दो, अगला वर्ड यहाँ वाज, ठीक है, फिर एक ए, उसके बाद ये। अब एक तो यहाँ पे लिखा था रामलाल वाज ए फार्मर, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कहीं एक ही वर्ड तो नहीं है ये, ठीक है, तो ये खराब हैंड राइटिंग है। लेकिन यहाँ पे
मतलब हैंड राइटिंग तो वही है, वर्ड्स की शेप, लेटर्स की शेप वही है, बट यहाँ पे हमने गैप दे दिया बीच में और वर्ड्स को बांध के लिख दिया, तो फिर एक अच्छी हैंड राइटिंग होगी। मतलब हैंड राइटिंग कुछ नहीं, समझ में आ जाना चाहिए जो लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जामिनर मतलब जो लिख रहा है ना आंसर वो पढ़ने में आ जाए यार, हो गया काम, मार्क्स दे देगा, ठीक है, इतना दिमाग क्या लगाना। तो ध्यान रखना, हाँ अगर आपकी अच्छी हैंड राइटिंग है तो उसका फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन रातों रात नहीं सुधरेगी, ठीक है, वर्षों में बिगड़ी है, सुधरने में महीने तो लगेंगे, लेकिन फिलहाल आप ऐसा लिख के आ सकते हो, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मुझे ज़्यादा चर्चा नहीं करनी, क्योंकि ये खराब है तो है, सही है तो है, लेकिन कोशिश करना कि वहाँ बेहतर लिख के आना। और हाँ एक बात मैं भी बता दूँ, ऐसा मत करना कुछ गलत हो जाए तो बार बार, ठीक है, इसका मतलब है आप खुद ही स्वीकार कर रहे हो कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है श्रीमान, मतलब सर आप मेरे मार्क्स खूब उड़ा सकते हो। अरे भैया कॉपी सरसरी दृष्टि से चेक की जाती है। फिर कह रहा हूं यदि आपके बुक के क्वेश्चन आंसर सही है, आपका ग्रामर पार्ट सही है ना, तो आप इस क्लब में पहुंच जाओगे। उसके अलावा वो सही तो है, फिर मैं जो आपको कुछ सावधानियां बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, इनको ध्यान में रखते हुए, हालांकि लास्ट में एक पॉइंट और बचा है मेरा, उसके बाद में 6-7 पॉइंट लिखवाऊंगा, फटाफट बता दूंगा कि ये और कर लेना, मतलब बहुत फर्क पड़ता है। मतलब वीडियो को छोड़ के मत भागो, इस वीडियो में आपको पता नहीं कहाँ वो बिंदु मिल जाए, कहाँ वो रामबाण मिल जाए जहाँ से आप इस क्लब में पहुँचोगे। मैं व्यू के लिए नहीं कर रहा, मैं दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो में आपको बात बता रहा हूँ ना, ये मेरे वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस में इस वीडियो में झोंक रहा हूँ ताकि आपको फायदा हो जाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, और लास्ट पॉइंट है टेंस का विशेष ध्यान रखें, और आपके सेंटेंस है ना, सेंटेंसेज वो 80% तक करेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा, इस 5 बिंदु के अलावा कुछ 5-6 पॉइंट और हैं, उनको मैं लास्ट में एक साथ लिख दूंगा और फटाफट बता दूंगा, ठीक है, उनको मिस मत करना। वहां पे भी आपको वो चाबी मिल सकती है, मतलब चाबी तो हर जगह है यार, कुल मिला के बात है, ये निष्कर्ष है। आज देखिए टेंस का कैसे ध्यान रखें। आपका माना कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट ध्यान रखना टेंस का मतलब है उस काम के होने का जो समय है, मैंने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसकी मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। मतलब आपकी कॉपी में हजारों तरह की गलतियां हो सकती हैं, बट मैं उन गलतियों की बात कर रहा हूं जो मेजर गलती मानी जाती हैं, मतलब जिनको देख करके एग्जामिनर का मूड खराब हो जाता है। अब इस पे आपको समझ में नहीं आया होगा, समझने की बात यह है, माना आप लिख रहे हो एक रिपोर्ट राइटिंग, 12th क्लास में रिपोर्ट आती है, ठीक है। अब रिपोर्ट जो है ना पास्ट में लिखी जाती है। रिपोर्ट का मतलब है कोई घटना घटित हो गई, उसके बारे में आप एक रिपोर्ट तैयार करो, ठीक है। जैसे कोई बैंक रॉबरी हुई या कोई फ्री आंखों का ऑपरेशन कैंप हुआ, उस पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। अब ये पूरी पास्ट में लिखी जाती है, मतलब रिपोर्ट होती है जो अखबार में छपती है, पहले की घटना हो गई, अब वो रिपोर्ट है, ठीक है, एक सूचना है, खबर है। अब ये पास्ट में आपने शुरू कर दी, चल रहा है, बीच में अचानक से इसमें इज आ गया, हैज आ गया। अब ये प्रेजेंट को दिखाने वाले वर्ड है, ठीक है। मुझे पता है कि 12वीं 10वीं क्लास तक बच्चा उतना इंग्लिश नहीं सीख पाता कि उसके दिमाग में रहे कि यहाँ मैंने ये गलती कर दी, और गलती अनायास हो जाती है। अब एक आध गलती हो जाए अलग बात है, लेकिन आप 10-20 जगह ये टेंस वाली गलती दिखा रहे हो, एक आध का 2-4 गलती माफ कर देता है, क्योंकि टीचर है ना वो आपसे इतने बड़े दिमाग वाला, उसको खूब पता है कि 12वीं का बच्चा है, 10वीं का बच्चा है, इसमें इतने विवेक नहीं है, इसने रटा होगा, कुछ बनाने की कोशिश की होगी। अरे कहने का मतलब है, पिछले वीडियो में बताया, आप जो हो ना वो साफ दिख जाते हो, उसको 2-4 सेंटेंस में आपको पूरा पढ़ लेता है वो। मेन चीज पता है क्या है, मेन चीज है वो पूरी कॉपी में ये आकलन करता है, वो ये आकलन नहीं करता कि आपने कितना अच्छा रटा है, वो भले ही आपने रटा है फिर भी वो ये पता लगा लेगा कि आप सेंटेंस लिखना सीखे या नहीं सीखे, क्योंकि पूरी कॉपी में तो आप रट के गए नहीं, कहीं ना कहीं तो आपको मन से सेंटेंस बनाने पड़ेगा ना, तो वहीं वो पता लगा लेगा कि आप कितना % सीखे। अब कितना % सीखे उसको पता है कि तुम सीख रहे हो, तुम गलतियां करोगे, लेकिन जो टेंस की गलती है ना वो बड़ी गलती मानी जाती है। तो अब जैसे माना कि आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, वाटर पर लिख रहे हो, ठीक है, वाटर पे आ गया तो प्रेजेंट की बात है। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, इस तरह के हैं, इनमें प्रेजेंट ही चलेगा, पास्ट नहीं आएगा। हाँ कोई एक आध लाइन पास्ट की आ सकती है, मतलब उसके अनुसार प्रसंग में आ सकती है, ऐसे तो रिपोर्ट में भी आ सकती है लास्ट की, कि जैसे पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है, लास्ट में आ गई, लेकिन ऐसा नहीं प्रेजेंट पास्ट। रिपोर्ट मोस्ट ऑफ 90% पास्ट में ही लिखी जाती है। जो आर्टिकल मतलब जैसे आर्टिकल है कोई, वो जैसे कोई प्रेजेंट की बात है तो वो प्रेजेंट में ही लिखा जाएगा 90% तक। हाँ मतलब कोई बात आ गई पास्ट की, पास्ट में आ गई, वो तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं गलती से, मतलब प्रेजेंट में जो चीज़ कहनी चाहिए उसको पास्ट में मत कहो, ये गलती बड़ी मानी जाती है। इससे आपका आकलन होता है कि आप अंग्रेजी नहीं सीखे, और अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखे ना तो आपको मार्क्स नहीं देगा। यानी इस क्लब में वही बच्चे जाएंगे जो लगभग 60, 70, 80% तक सेंटेंस सही बनाना सीख गए, जिनके अंदर थोड़ा सा याद करने की क्षमता है, जिन्होंने चीज़ों को समझा है। ध्यान रखना नंबर हमेशा आपके आकलन पे ही मिलते हैं। हाँ अब बहुत सारे बच्चे क्या है, सीख भी गए बट ओवर स्मार्ट हो गए ना, इसलिए नंबर कटा लिए। उस ओवर स्मार्टनेस को रोकने के लिए वीडियो बनाया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना टेंस का विशेष ध्यान रखें, और सेंटेंस पे थोड़ी प्रैक्टिस करें,
ठीक है। सेंटेंस, हर चीज़ को रटने की कोशिश मत करना, ध्यान रखना। रटी रटाई कॉपी में यहाँ तो तुम मार्क्स ले आओगे। माना इंग्लिश में आपके आ भी गए, आपने रट लिया, आ गए, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, पर आगे जाके क्या होगा, वहाँ फेल हो जाओगे आप। अरे नौकरी तो कंपटीशन से लगेगी ना, और वहाँ पे तो इंग्लिश चाहिए। कहने का मतलब है कि सेंटेंस पे प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा रफ काम किया करो, सेंटेंस बनाने की कोशिश किया करो। हर चीज़ पे, आंसर पे, रटने पे डिपेंड मत रहो। ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि कोई क्वेश्चन आपने खूब याद किया और वो नहीं आया। अरे यार एक बात मैं भूल जाता, उसको पॉइंट छठा लिख लो भैया। क्यों मैं इसको भूल जाऊंगा, मेरा दिमाग ऐसा ही भूल जाता हूँ। छठे पॉइंट में ध्यान रखना, इस क्लब में जाना चाहते हो ना तो आपकी कॉपी में अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 के 20 होने चाहिए। वहां जाके ईमानदार मत बन जाना। ऐसा मत करना कि आपको सारे कर दिए लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 नहीं आ रहा तो आप ईमानदार है। क्यों? आपने कसम खा रखी है कि भैया अगर मैंने गलत लिखा तो वो मार्क्स उड़ा देगा। ध्यान रखना, इसको भी कर देना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी उस भीड़ में आप होशियार तो साबित हो गए, आपने ग्रामर सही की है, आपने इसको छोड़ करके और सारे क्वेश्चन किए थे, तो इसको मत छोड़ो भैया। क्योंकि टीचर एक एक वर्ड कभी नहीं पढ़ता है, वो आकलन कर लेता है। उस आकलन के आधार पर हो सकता है कि 3 देता रहता है, ये भी 3 का, इसमें भी आपको 3 मिल जाए। छोड़ना नहीं है। किसी चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आ गया, याद नहीं है, तो उसकी समरी मतलब कुछ भी याद है बना के लिख दो। इसलिए तो कह रहा हूँ सेंटेंस पे आपको काम करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अब तुम क्या लिखो तुम जानो, तुम पर छोड़ना नहीं है, क्योंकि खाली में नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो ये तो काफ़ी बातें हो गई। और टेंस का कैसे ध्यान रखना है, कोई आंसर पास्ट में, अब बुक्स है सारे तो नहीं पर मोस्ट ऑफ लेसन स्टोरी होते हैं पास्ट में होते हैं। अब क्वेश्चन पास्ट में पूछा है तो पास्ट में आंसर दो। हाँ, एक खास बात और देखिए, मैंने देखा है कि जो स्टोरी है ना वो पास्ट में है, लेकिन वो जानबूझ के क्वेश्चन उसमें से प्रेजेंट में दे देता है। तो ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में अब उसने तो प्रेजेंट में दे दिया, आपने पास्ट में याद किया था, तो ध्यान रखना वहां पे आपको प्रेजेंट में आंसर देना चाहिए। यानी क्वेश्चन आंसर का कॉम्बिनेशन पे विशेष ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में डिमांड कर रहा है तो आंसर प्रेजेंट में आना चाहिए, पास्ट में तो पास्ट में आना चाहिए। सब मुझे लगता है शायद मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दी इस चैनल पर, उसको जाकर देख लेना। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये बता दिया आपको मैंने। 6 पे मैंने क्या बताया था यार, 6 पे वहाँ कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक भी नहीं छोड़ना। ठीक है, इसके अलावा कुछ छोटी मोटी सावधानियां वो और बता देता हूँ। और चलिए अब लास्ट में 3-4 पॉइंट और बचे, इकट्ठा मैं एक साथ बता रहा हूं, पहले वीडियो काफी लॉन्ग हो गया। देखिए नंबर 7 है ना, ये बहुत काम का है, फैक्चुअल आंसर कह सकते हैं, यही आपकी इंटेलिजेंसी को दिखाता है। इसमें मैटर की बात है कि मटेरियल क्या हो, मतलब जो कमजोर बच्चे सोचते होंगे कि इंटेलिजेंट या फिर जो टॉपर है उनकी कॉपी में ऐसा क्या मटेरियल होता है, तो भैया ये मटेरियल होता है कि वो फैक्चुअल आंसर देते हैं, तथ्यात्मक उत्तर देते हैं, फालतू की रामायण कम करते हैं। देखिए एक होता है फैक्ट, एक होती है फालतू की रामायण। समझ में नहीं आया ना, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए वाटर, सेव वाटर या वाटर कंजर्वेशन पे, माना आपका कोई आर्टिकल स्पीच आ गया, पैराग्राफ आ गया, आप उसका आंसर दे रहे हो। अब एक बच्चा तो उसको खींच रहा है, कैसे खींच रहा है, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पानी बहुत जरूरी है, वी विल डाई विदाउट वाटर, हम पानी के बिना मर जाएंगे, वी शुड सेव वाटर, हमें पानी बचाना चाहिए। इन तीनों बातों में कोई दम नहीं है, सबको पता है कि पानी बहुत जरूरी है। लेकिन एक फैक्चुअल जो आंसर है ना वो ऐसा होता है, वाटर इज अवर बेसिक नीड बिकॉज इट फुलफिल अवर बायोलॉजिकल नीड। पानी बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारी बायोलॉजिकल नीड को पूरा करता है। इसके बाद फिर आप तथ्य दीजिए, आंकड़े दीजिए, जैसे कि जो अपना अर्थ है ना वो 70% 70% पानी से कवर है, फिर भी पानी की लेक है, कमी है। क्यों? क्योंकि मात्र 3% जो वाटर है ना वही पीने योग्य है, लेकिन उसमें से भी 2% हमारे ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है, मात्र 1% ही जल है। अब परसेंट बता रहे हो, 3%, 1%, 70%, इसे तथ्य, इसे फैक्ट देना कहते हैं। और यहाँ पे जो एग्जाम लग रहा है ना वो खुश होता है, आप लिख रहे हो बायोलॉजिकल नीड है, तो ये वो दमदार शब्द हैं, ये आंकड़े हैं, ये तथ्य है, ये सारगर्भित उत्तर है जो उसको चाहिए, जिसमें मार्क्स देता है। बजाय इसके पानी बहुत जरूरी है, हम पानी को न मर जाएंगे, हम पानी बचाना चाहिए, 20 बार लिख देगा पानी बचाना चाहिए। अरे सबको पता है यार एक ही बात को। अगला पॉइंट ये है, हाँ ये देखो, सेंटेंस को रिपीट ना करें। बहुत से बच्चे हालांकि कमजोर करते हैं, ये जो वीक होते हैं ना पास होने के लिए, एक ही बात को 5-5 बार लिखेंगे। लेकिन आप इस क्लब में जाना चाहते हो ना तो आप ये गलती कभी मत करना, क्योंकि टीचर है ना, हालांकि पूरी कॉपी में इतना गौर से नहीं पढ़ता, लेकिन कहीं भी जब पकड़ में आ गई ना बात, वहीं पे दिमाग खराब हो जाएगा, मार्क्स उड़ा देगा। तो ध्यान रखना किसी भी लाइन को रिपीट ना करें। लाइन का मतलब है ऐसा नहीं सेम मतलब एक ही बात को दोबारा से ना कहें अलग शब्दों के साथ, वो पकड़ जाता है, उसको चाहिए मैटर, दमदार। ठीक है, अच्छा तीसरी बात है, अब अगली बात है आंसर्स के बीच में 2 लाइन का गैप। ये तो मैंने कमजोर जो पास होने वाले उनको भी बताया था, सबको बताया है कि जैसे आपका आंसर खत्म हो ना उसके बीच में 2 या 3 लाइन का गैप जरूर दें, ताकि आपके आंसर अलग अलग
उसको स्पष्ट हो कि भाई यहाँ ये खत्म हो गया, यहाँ ये शुरू हो गया, कहीं उसको ढूंढना ना पड़े कि ये कहाँ खत्म हुआ कहाँ शुरू हुआ। तो उसको दिक्कत मत दो यार, उसे इजीनेस दो कि भैया मेरा आंसर है, सॉरी भैया नहीं टीचर, गुरुजी सर, कि ये मेरा आंसर है, इसको फटाफट से चेक कर दो, मुझे मार्क दे दो। मतलब आप उसको जितनी सरलता दोगे, उसे जितनी इजीनेस दोगे ना, वो आपको उतनी इजीनेस से नंबर देगा। उसको जितना टफ कर दोगे मामला कि छठे का शेष यहाँ है, फिर तीसरा यहाँ लिख दिया, तांडव मत करना कॉपी में, ईमानदार रहना, ऑनेस्ट रहना, वो भी आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। इसके अलावा नंबर 10 पे, आगे ज़्यादा मत सोचो। फिर भी आपको डर लग रहा है ना, तो आगे ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि एक पेपर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। सिर्फ इस इंग्लिश में ही 95 मार्क्स आने से ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई आपकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाएगा या कोई बड़ा सा आपको कोई बड़ी सी जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बस 1-2 दिन की बात है, आपको ध्यान रहेगा कि यार मेरे थोड़े से मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए। लेकिन असली जो काम है ना, वो क्या है, आप नॉलेज गेन कीजिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, लर्निंग कीजिए, हर सब्जेक्ट के अंदर जाइए, उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, नॉलेज गेन कीजिए। अंत में जो नॉलेज है ना, वही आपको सक्सेस दिलाएगी। यहाँ पर ये जो ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ ना, ये तो क्या बहुत साल मैंने पढ़ाया तो एक्सपीरियंस है कि भाई ऐसे ऐसे अगर करेंगे तो नंबर आ जाएंगे, आपकी डिमांड पर ये बना दिया। लेकिन ये वास्तविक चीज़ें नहीं है, हैंड राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट में तो आपको ये गोले काले करने हैं, ठीक है। आपको पता है ना, OMR शीट भरनी है, और वो गोले काले मतलब नॉलेज चाहिए, दम चाहिए, तो दम पैदा करो। इंग्लिश है, इसकी ग्रामर को पढ़ो, सेंटेंस बनाना सीखो, रोजाना डायरी लिखा करो, तब जाके इंग्लिश ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी यार। ग्रामर पे फोकस किया करो, ठीक है। ये तो आपको मैंने बता दी कि भाई ठीक है, उनको बना दिया, आपको बना दिया। अभी तो एक वीडियो और बनाना है, क्योंकि जो एवरेज वाले हैं ना, जो बीच के 50 से और 80 तक जो एवरेज हैं, वो कहेंगे सर हमारा वीडियो कहाँ है, भैया एक उनको भी बना दूंगा, ठीक है। तो ये था वीडियो। हाँ, अब यार इतनी मेहनत की है तुम्हारे साथ, ठीक है, पूरी ईमानदारी से कि आपने देख लिया होगा, मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ। तो यहाँ तक जो वीडियो में रुका रहा, वो कमेंट करके जरूर बता देना कि सर मैंने वीडियो पूरा देखा, लास्ट तक देखा, और वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो, इनको फोकस में दिमाग में रख करके आप इस क्लब में पहुंच सकते हो। क्योंकि इस एज में मैं आपको कितना भी समझा लूँ कि भैया मार्क्स 1-2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके समझ में नहीं आता। क्योंकि 15-20 साल जब मैं आपके साथ ऑफलाइन रहा ना, खूब समझाया मैंने बच्चों को, नहीं समझते, बस एक भूत सवार होता है कि मार्क्स लाने, भैया ले आओ, ठीक है। हाँ, आप में से किसी का इंग्लिश में इंटरेस्ट है, आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंग्लिश ग्रामर को मजबूत करना चाहता है, तो हालांकि मैं इस चैनल की हर वीडियो पे ये नहीं बताता, और पहली बार शायद इसी में बता रहा हूँ कि आपको यदि पूरी ग्रामर सीक्वेंस सीरीज में चाहिए, सारे टॉपिक्स डिटेल में चाहिए विद PDF नोट्स, तो प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा। तो सारे के सारे टॉपिक्स सीरियल में, सीक्वेंस में, सीरीज में मिलेंगे। उस कोर्स की नाम मात्र की फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के बाद। और हाँ, एक खास बात अभी मैं बताते हुए हिचक रहा हूँ, क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ जाएंगे और फिर एक जो नंबर दिया है ना, उसमें लगातार वो मैसेज करेंगे कि सर इसमें हमारा लेसन है क्या। मतलब एग्जाम से मत जोड़ना इस चीज़ को, इस एग्जाम का कोई मैटर नहीं है। हाँ, उसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बेस बनाने के लिए जरूरी है। तो ये 12वीं के 10वीं के एग्जाम देने के बाद यदि आप चाहो तो वो ग्रामर कोर्स परचेज कर सकते हो, फोर्स नहीं कर रहा, यदि चाहो तो, अगर इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट हो तो, ठीक है। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पहले ही बोल दिया, शेयर किया करो। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।